वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटिंग फंडा और क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर की थ्योरी जितनी भी है उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल अकाउंटिंग फंडा में अपलोड कर दी है। वो थ्योरी आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके और उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या हम पढ़ेंगे। देखो, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो ये क्या होते हैं आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझना शुरू करते हैं। देखो, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब है यहाँ पर कि हमने ना कुछ रूल्स सेट कर रखे हैं। कैसे रूल्स है ये? अकाउंटिंग करने के रूल्स है ये। किस चीज के रूल्स है ये? अकाउंटिंग करने के। इनका नाम क्या है वो अभी देखते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल्स होते क्या है? ये अकाउंटिंग करने के कुछ रूल्स हैं जो हमने सेट कर रखे हैं। इन्हीं का कॉमन लैंग्वेज में नाम होता है गैप। गैप की फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो ये गैप है ना, ये आपकी क्लास 11 में एमसीक्यूज में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय गैप। तो ये आप बताएंगे गैप क्या होते हैं। ये एक ऐसे जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमने सेट कर रखे हैं। किस चीज के लिए सेट कर रखे? कि ताकि हम अकाउंटिंग कर सके। अब ऐसा जरूरत क्यों पड़ी होगी? तो देखो, इसको समझते हैं कि क्यों इन अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी होगी। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये सारी थ्योरी है, यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी क्यों। देखो, ये है हमारी एक, इनका नाम है मिस्टर रामलाल। रामलाल ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो इनके पास टाइम नहीं होता। किस चीज का टाइम नहीं होता? कि ये अपनी अकाउंटिंग करे। रामलाल ने क्या करा कि एक पर्सन है शंभू। शंभू जी को रामलाल ने बोला कि देखो शंभू जी, आप हमारे अकाउंटेंट हो, जरा अकाउंटिंग कर दो। शंभू जी ने अकाउंटिंग करके दे दी। शंभू जी ने पूरे साल की अकाउंटिंग करी और रामलाल को बताया कि रामलाल जी, आपको प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं 1,000 रुपए का। अच्छा, रामलाल जी ना बड़े शक्की किस्म के आदमी है। इन्हें ना एक बारी में किसी पे भरोसा नहीं होता। रामलाल जी ने दोबारा एक पर्सन को बोला यार कि मुझे शंभू पे डाउट हो रहा। इन्होंने एक और पर्सन पकड़ा जिसका नाम है लंबू। अब की बार इन्होंने कहा लंबू जी, आप हमारी अकाउंटिंग करो। लंबू जी ने कहा कि साहब, हमने आपकी अकाउंटिंग करी और आपको प्रॉफिट हो रहा 2,000 रुपए का। रामलाल जी खुश, लेकिन वही शक। अब की बार तीसरी बार में एक और पर्सन के नाम गए। क्या नाम ले बताओ? शंभू हो गया, लंबू हो गया, एक और नाम रख लेते हैं, राम रख लेते हैं। अब की बार सिंपल नाम। राम जी के पास गए। राम जी ने अकाउंटिंग करी। राम जी ने कहा ऐसा है रामलाल जी, आपको लॉस हो रहा, वो भी 3,000 रुपए का। अब रामलाल का दिमाग घुमा। रामलाल ने कहा वही बिजनेस, सारे काम वही, ऐसा कैसे हो गया कि शंभू बोल रहा 1,000 रुपए का प्रॉफिट, लंबू बोल रहा 2,000 का, और रामचंद्र जी आए वो कह रहे तुम्हें तो नुकसान हो गया, वो भी 3,000 का। इसका मतलब हुआ ये, शंभू जी अपने स्टाइल में अकाउंटिंग कर रहे, लंबू जी अपने तरीके से कर रहे और रामचंद्र जी अपने तरीके से कर रहे। इसकी वजह से हो क्या रहा, एक ही कंपनी, एक ही बिजनेस की अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से हो रही, जिसकी वजह से रिजल्ट देखो अलग अलग आ रहे। अब यहां पर रामलाल जी के ऊपर एक और बहुत बड़े कंसल्टेंट बैठे हुए थे जिनका नाम था ठाकुर। ठाकुर जी ये सब देख रहे थे। ठाकुर जी ने रामलाल को भी बुलाया और इन शंभू लंबू सबको बुलाया। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ठाकुर बीच में बैठे हैं, ये ठाकुर है। ठाकुर जी ने यहां पे तीनों को बुला लिया कि देखो यार, तुम एक चीज गलत कर रहे हो। रामलाल को भी बुला लिया, लंबू को भी बुला लिया,
शंभू को भी बुला लिया और राम को भी बुला लिया, इन सबको बुला लिया। होगा क्या इसकी वजह से? ठाकुर जी ने कहा देखो ऐसा है, मैं कुछ रूल्स बताऊंगा। इन्होंने कहा कैसे रूल्स? इन्होंने कहा अकाउंटिंग करने के। बोले तुम्हें किसने बताया? बोले मुझे जिसने बताया वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझो कि मैं अकाउंटिंग के कुछ रूल्स आपको बता रहा हूं। तो चाहे अकाउंटिंग शंभू करे तो भी ये रूल फॉलो करने, चाहे लंबू करे, चाहे राम करे, चाहे रामलाल खुद अकाउंटिंग करे, अकाउंटिंग कोई भी करे, रूल फॉलो करे जाएंगे, यही जो मैं बताऊंगा। इन्होंने पूछा कि बताओ तो आपको कहां से? इन्होंने कहा देखो ऐसा है, एक रूल होता है जिसके नाम है गैप। बोले गैप क्या होता है? इन्होंने कहा गैप का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सब अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोई भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, सबको मानने हैं। तो इन्होंने कहा हमको ही मानने। बोले हाँ तुम अकाउंटिंग कर रहे तो तुम्हें भी मानने। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि शंभू अगर अकाउंटिंग करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा, लंबू अकाउंटिंग करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा, या राम अकाउंटिंग करें तो रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब अगर शंभू कह रहे हैं कि 1000 रुपए का प्रॉफिट आया, तो जब लंबू अकाउंटिंग करेंगे तब भी 1000 रुपए का प्रॉफिट आएगा, और राम करेंगे तब भी 1000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो इसका मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अकाउंटिंग करने के कुछ एक बेसिक रूल्स हैं, जो कोई भी अकाउंटिंग करेगा ना, उन्हें इन रूल्स को फॉलो करना है। ऐसा करते क्यों है? ताकि अकाउंटिंग कोई भी करे तो रिजल्ट सबका सेम आए। तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने ये पढ़ा है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है क्या? ये एक ऐसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको डिफाइन किया गया है, यानी कि ये हमने खुद बनाए हैं। ये क्यों बनाए हैं? ये कुछ अकाउंटिंग की थ्योरी है जिसकी वजह से हमारी अकाउंटिंग बिल्कुल सही होती है। अब वो रूल्स कौन कौन से हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन है इसकी, ये इसमें मीनिंग है जो मैंने भी समझाया, और ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है, कॉन्सेप्ट है जो हमें एक एक करके पढ़ने हैं। तो जो आज का पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है ना, ये है गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। ये हमने मान रखा है, ठीक है। तो जिसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके नोट करना है वो नोट कर लो, बाकी पीडीएफ आपके पास है, ठीक है। तो चलो अब ये समझते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन होता क्या है। ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो देखो होता क्या है, अब मैं यहाँ पे समझाता हूं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जब आपने देखी होगी ना, तो आप देखना मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, वो मैं आज फिर से यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि अगर आप कोई बिजनेस ओपन करोगे, अगर आप कोई बिजनेस ओपन करोगे तो आप ये मानकर वो बिजनेस ओपन करते हो कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। नहीं आया समझ में? अब समझाता हूं। देखो ये एक पर्सन है जिनका नाम है रामलाल। रामलाल ने एक दुकान ओपन करी, किसकी? मिठाई की। अब मुझे बताओ रामलाल मिठाई की दुकान क्यों खोल रहा? रामलाल के दिमाग में क्या आइडिया होगा बताओ मुझे कि रामलाल ये मिठाई की दुकान क्यों खोल रहा होगा? रामलाल ने मिठाई की दुकान खोली होगी ना, तो रामलाल ने सोचा होगा कि मेरी दुकान, आज रामलाल दुकान पे बैठ रहा है, जब रामलाल निपट जाएगा तो इसके बाद दुकान पे कौन बैठेगा? जय बैठेगा। जय भी निपट जाएगा, इसके बाद कौन बैठेगा? वीरू बैठेगा। वीरू भी निपट जाएगा, इसके बाद कौन बैठेगा? गब्बर बैठेगा। तो कहने का मतलब दुकान किसने खोली? रामलाल ने। और रामलाल के बाद जय बैठा, जय के बाद वीरू, वीरू के बाद गब्बर। तो ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा ये हो रहा है कि रामलाल ने जब दुकान खोली थी ना, तो उसने सोचा था कि भले ही मैं तो निपट जाऊंगा लेकिन मेरी दुकान हमेशा चलती रहेगी, मेरी दुकान हमेशा चलती रहेगी। तो ये हमेशा चलती रहेगी रामलाल ने सोचा, हमेशा चलती रहेगी, ये रामलाल ने सोचा। तो ये जो रामलाल ने सोचा, ये ऐसा उसने क्यों सोचा? ऐसा उसे सोचने पे मजबूर किया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जब भी आप कोई बिजनेस ओपन करोगे ना, तो आप ये सोच के बिजनेस ओपन करते हो कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। अब ऐसा देखो, इस कंसेप्ट की वजह से क्या क्या होता है। रामलाल ने मिठाई की दुकान खोली, तो रामलाल ने जब मिठाई की दुकान खोली होगी
तो रामलाल ने क्या करा होगा, मिठाई की दुकान के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है वो रामलाल ने खरीदी होंगी। अच्छा, रामलाल ने सबसे पहले खरीदा होगा दुकान में काउंटर, या हम आम, ये तो काउंटर है, यानी दुकान में क्या खरीदा होगा, फर्नीचर। तो रामलाल ने जो फर्नीचर खरीदा वो क्यों खरीदा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी दुकान हमेशा चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। तो हम जो भी फर्नीचर खरीद रहे हैं ये सब क्या होता है, ये जो भी हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, ये सारी चीजें हम खरीद रहे हैं, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से होता है। देखो उसमें थ्योरी क्या लिखी है, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फॉरसीबल पीरियड। इसका मतलब क्या होता है कि अनंत काल तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा और हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अपना बिजनेस को क्या करेंगे, बंद करेंगे। इसी कंसेप्ट की वजह से ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बना। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऐसा खर्चा जो हम करते तो आ जाए लेकिन हमें लंबे समय तक बेनिफिट देता है। तो बताओ हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं लंबे समय तक बेनिफिट, क्यों, क्योंकि हम मान रहे हैं हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो किसकी वजह से, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से। इसी की वजह से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या जो भी हम खर्चे कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से है, जो हमें कहता है कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। देखो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है, फिक्स एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे और उन पे डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखो ये समझो, ये जो फर्नीचर है ना, ये इसने 1 अप्रैल 2025 को खरीदा। अब यहां से समझो कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का हिंदी में मीनिंग होता है, नॉर्मल वेयर होता है वियर एंड टेयर। वियर एंड टेयर का मतलब कि जब भी हम कोई फर्नीचर नॉर्मली या कोई भी फिक्स एसेट यूज करते हैं ना, तो वो डेली बिजनेस में थोड़ा 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 क्या हो रहा है, घिस रहा है। घिस किस वजह से रहा है, वियर एंड टेयर का मतलब ये होता है घिसना, यानी कि वो घिस क्यों रहा है, क्योंकि हम उसे अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, डेप्रिसिएशन। बताओ जब धीरे धीरे हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन एक तरीके से हमारा क्या बनेगा, खर्चा, क्योंकि ये हमारे एसेट की वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। पहली चीज एक्सपेंस बनेगा। अब मान लीजिए अगर हम डेप्रिसिएशन ना लगाएं तो क्या होगा, देखो 1 अप्रैल 2025 को हमने फर्नीचर खरीदा, मान लेते हैं 10,000 रुपए का। हमें क्या लग रहा है, फर्नीचर तो 10,000 का है, अभी हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे, क्या होगा, 31 मार्च 2026 आएगा, हमें क्या लगेगा, हमारा फर्नीचर आज भी कितना है, 10,000 रुपए का। लेकिन हो क्या रहा था, फर्नीचर ना, जो फर्नीचर है ना, वो हर महीने 1,000 रुपए से क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा। अब होगा क्या, यानी कि अप्रैल को अगर इसकी वैल्यू 10,000 है तो मुझे बताओ मई में कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे 10,000 में से 1,000 रुपए का एसेट हमने यूज कर लिया, मई में इसकी वैल्यू सिर्फ कितनी रह जाएगी, 9,000। जून में फिर 9,000, 8,000, सॉरी, क्योंकि 1,000 रुपए क्या हो रहा है, कम होता जा रहा। जुलाई में फिर 7,000। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाए तो हमें तो क्या लग रहा था कि आज भी वैल्यू कितनी की है, 10,000। लेकिन देखो असल में एसेट की वैल्यू कम होती जा रही, हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा। होगा क्या, जैसे ही 31 मार्च आएगी हमारी एसेट की वैल्यू हो जाएगी 0 और हमारा फर्नीचर हो जाएगा खराब और बिजनेस हो जाएगा बंद। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि आपको पता था कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन एसेट तो हमेशा नहीं चलेगा। तो हमने पूछा इससे क्या होगा, इसने कहा इससे ये होगा कि आपको पता था कि आपका हर महीने 1,000 रुपए करके बिजनेस से एसेट आपका कम हो रहा है, तो आपको 1,000 रुपए इकट्ठे करने चाहिए थे। बोले उससे क्या होता, वो बोलेगा अभी बताता हूं क्या होगा। देखो होगा ये कि फर्नीचर 1 अप्रैल को हम लाए थे खरीद के, कितने का लाए थे, मान लेते हैं 12,000 का। फिर मई के महीने में कितनी वैल्यू रह गई होगी, 12,000 में से 1,000 रुपए तो डेप्रिसिएशन में लग गए, बैलेंस कितना बचा होगा, 11,000। फिर ऐसे ही जून आया, फिर 1,000, अब वैल्यू कितनी रह गई, 10,000। फिर ऐसे ही जुलाई आया,
जुलाई में फिर 1000, वैल्यू कितनी हो गई 9000। ऐसे करते करते लास्ट में वैल्यू मान लेते हैं मार्च आ गया, मार्च 26, वैल्यू कितनी रह गई होगी 1000 और खत्म भी कितना हो गया होगा 0। क्यों, देखो फरवरी ऐसे करते 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 यहाँ पे वैल्यू बची होगी 1000 और यहाँ पे भी 1000, क्योंकि धीरे 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 वैल्यू कम हो रही, लास्ट में जाके वैल्यू हो गई 0 और डेप्रिसिएशन पूरा खत्म। अब हमने क्या करा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आया, उसने कहा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बिजनेस कभी बंद नहीं होता, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो जब ये फर्नीचर तुम्हें पता था कि इसमें डेप्रिसिएशन लगता है और ये खत्म हो जाता है, तो तुमने इसके पैसे क्यों नहीं इकट्ठे करे? अब जब तुमने पैसे इसके कलेक्ट ही नहीं करे तो तुम्हारा फर्नीचर तो 0, जैसे ही फर्नीचर 0 हुआ इट्स मींस वैल्यू हो गई 0, तुम्हारा बिजनेस हो गया बंद। तो बोले क्या करना चाहिए था? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने कहा देखो करना ये चाहिए था कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था बिजनेस हमेशा चलता रहता है। तो बोले उससे ये करना चाहिए था, तुम्हें ना एक अलग से फंड बनाना था और ये हजार रुपए डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग रहा, तुम्हें 1000 रुपए इसमें डाल देने थे, फिर ये 1000 रुपए लगा, फिर 1000 रुपए डाल देते, फिर ये जुलाई में 1000 रुपए डेप्रिसिएशन लगे, फिर 1000 रुपए डाल देते। इससे क्या होता, इससे ये होता कि जैसे ही मार्च को तुम्हारे फर्नीचर की वैल्यू 0 होती, तुम्हारे पास 12000 रुपए फिर से इकट्ठे हो गए होते। बोले उससे क्या करते, उससे ये करते जैसे ही 12000 रुपए ये वैल्यू 0 हुई थी, 12000 रुपए निकालते, नया फर्नीचर खरीद के ले आते, हमारा बिजनेस चलता रहता। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ही हमें कहता है कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए फर्नीचर हमारा क्या होता है, फिक्स्ड एसेट, इसीलिए सभी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन गोइंग कंसेप्ट की वजह से लगता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं कि फर्नीचर आज खरीद लो लंबे समय तक बेनिफिट देगा, ये कौन बताता है हमें? ये बताता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वो कहता है कि भाई बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो कभी भी अब आपसे पूछें कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारा क्या है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। और अब मैं ये क्या करूंगा, इन कॉन्सेप्ट्स को एक एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज ये मैंने पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया है, अब ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।